कक्षा 9 पहली इकाई पाठ 6 इत्यादि की आत्मकहानी। इत्यादि इत्यादि का अर्थ होता है इस प्रकार के और भी अनेक। तो इत्यादि यह एक शब्द है जिसका उपयोग हिंदी में किया जाता है। जब हम किसी बात के लिए बहुत से उदाहरण देते हैं तो उन उदाहरणों के साथ ऐसे अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। ऐसा बताने के लिए हम बहुत से उदाहरण न लिखकर इत्यादि लिख देते हैं। तो आत्मकहानियाँ तो तुमने बहुत सी पढ़ी होंगी, किसी पुस्तक की, किसी पक्षी की, किसी प्राणी की, परंतु किसी शब्द की आत्मकहानी तुमने इससे पहले नहीं पढ़ी होंगी। यशोदानंदन अखौरी जी इस निबंध के निबंधकार है और इन्होंने इत्यादि की आत्मकहानी, इसमें इत्यादि शब्द का गहन अध्ययन करके उसके बारे में लिखा है। अखौरी जी भारत मित्र शिक्षा विद्या विनोद पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं और निबंध लिखने का कार्य करते हैं, परंतु विशेष रूप से लिखते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध मतलब वह निबंध जिसमें कि किसी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। अब यह जो निबंध हमें दिया गया है यह भी एक वर्णनात्मक निबंध ही है। इसमें किसी स्थान, वस्तु, विषय या कार्य, इनके वर्णन को महत्व दिया जाता है और व्यक्ति कल्पना करते हुए विस्तार से उसके बारे में लिखता है, तो उसे कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। इस निबंध में लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग और उसके सदुपयोग तथा दुरुपयोग के बारे में बताया है। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट ले जाते हैं। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। सभा सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूं। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं कही। संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं, पर मेरे लिए एक सतर भी किसी लेखनी से आज तक नहीं निकली। पाठक, इसमें एक भेद है। अब इत्यादि अपने बारे में बताते हुए कहता है कि जो समाज है उसका समाज मतलब शब्दों का समाज, उसमें उसका सम्मान बहुत है। इतना आदर है कि जो वक्ता है मतलब बोलने वाला, भाषण देने वाला है, वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट कर ले जाता है। एक दिन में बहुत सी जगहों पर उसे जाना पड़ता है। बहुत सी सभाओं में, सोसाइटियों में उसे जाते जाते इतना भी समय नहीं मिलता कि वह पूरी नींद भी ले सके। और कभी कभी यदि बिना बुलाए इत्यादि कहीं पहुंच जाता है फिर भी उसे पूरा सम्मान मिलता है। अब वास्तविकता तो यह है कि यदि शब्दों के समाज में इत्यादि न रहता तो जो लेखक है, लिखने वाले या वक्ता है, भाषण देने वाले, उनकी बुरी हालत हो जाती, दुर्दशा हो जाती। लेकिन इतना सम्मान भले ही इत्यादि को प्राप्त हुआ हो, लेकिन उसके जीवन की कहानी लिखने के बारे में अब तक किसी ने नहीं सोचा। इस बात का इत्यादि को बहुत ही दुख है, क्योंकि संसार में अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो लेखक बहुत ही नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ाना चढ़ाना, बढ़ा चढ़ा कर पोथे रंग डालते हैं, मतलब ग्रंथ के ग्रंथ लिख डालते हैं। लेकिन एक छोटा सा शब्द भी उसकी तारीफ में आज तक किसी लेखक ने नहीं लिखा। लेकिन पाठक, इसमें एक अलग बात है कि पाठक इत्यादि के महत्व को समझते हैं। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुणावली गाने बैठा हूँ। पाठक, आप मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष न लगावे, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब इत्यादि कहता है कि अगर
लेखकों ने सर्वसाधारण प्रशंसा भी इत्यादि की कर ली, उसके थोड़े से सामान्य से गुण भी अगर बता दिए तो उनका राज खुल जाएगा, उनकी योग्यता की कलई खुल जाएगी। कलई खुलना मतलब बात सामने आ जाना, राज खुल जाना। क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता, शब्दों की कमी जो उनके ज्ञान में है, वह उसका एक सहारा जो है वह इत्यादि है। इसीलिए लेखक उसकी महानता बताते नहीं हैं। और यही कारण है कि अब इत्यादि जो है वो चारों ओर से निराश हो चुका है, क्योंकि उसकी कहानी बताने वाला कोई नहीं बचा। और इसीलिए वह अपने गुणों की प्रशंसावली जो है, गुणावली जो है, वह स्वयं ही गा रहा है। अब वह पाठकों से कहता है, हमसे कहता है कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा हूँ। तुम इस बात का दोष मुझे मत लगाना। इस बात के लिए वह पहले ही माफ़ी मांगता है। अपने जन्म का सन संवत मिति दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। याद है इतना ही कि जिस समय शब्द का महाकाल पड़ा था, उसी समय मेरा जन्म हुआ था। मेरी माता का नाम इति और पिता का आदि है। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मेरे लिए एक थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए, वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। अब अपने जन्म के बारे में बताते हुए इत्यादि कहता है कि उसका जन्म कब हुआ, कौन से सन में। सन संवत मतलब भी वर्ष ही होता है। मिति का अर्थ भी दिन और दिन, तो कौन सी वर्ष और कौन से दिन हुआ यह उसे पता नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है कि जब शब्दों का महाअकाल पड़ गया, लोगों के पास शब्दों की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी, तब इत्यादि का जन्म हुआ। अब इत्यादि का नाम कैसे पड़ा? तो इत्यादि की माता का नाम है इति और पिता का नाम है आदि, तो इसीलिए दोनों का मिलकर उसका नाम है इत्यादि। इति का अर्थ होता है इस प्रकार और आदि का अर्थ होता है आरंभ होने वाला। तो इस प्रकार आरंभ होने वाले और भी शब्द, ऐसा उसका अर्थ होता है। अब इत्यादि की माता जो है वह अविकृत अव्यय घराने की है। अविकृत का अर्थ जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, और न परिवर्तित होने वाले शब्द को हम कहते हैं अव्यय। तो उसकी माता अव्यय घराने से है, यह उसके लिए बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि जो अव्यय वंश वाले लोग होते हैं वह प्रतापी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, जो कि प्रत्यय लगने पर भी कभी बदलते नहीं, स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से घूमते हैं, विचरते हैं। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा, अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे। इससे मैं इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। अब अपने नाम के बारे में बताते हुए इत्यादि कहता है कि इत्यादि के बारे में लोगों ने कहा कि यह बहुत ही विख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा और परोपकारी होगा, दूसरों की मदद करने वाला बनेगा और इस अपने समाज में सबका प्यारा होगा, दुलारा होगा। इसलिए इतने गुणों को सुनकर उसके माता पिता ने उसका नाम कुछ और नहीं रखा, बल्कि दोनों के नाम को मिलाकर उसे इत्यादि पुकारने लगे, और कुछ लोग प्यार से इत्यादि को आदि भी कहने लगे। पुराने ज़माने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण यह कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी, दूसरे उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। पर जैसे जैसे शब्द दारिद्र्य बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए, आजकल मैं ही मैं हूँ। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही कोई ठहरेगा। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। आजकल मेरे अपने नाम हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है। मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र विचरता हूँ। आप तो जानते ही होंगे
कि सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठौर काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। जहाँ देखिए वहीं मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। अब लेखक बताते हैं कि इत्यादि कह रहा है, पुराने ज़माने में इत्यादि का इतना सम्मान नहीं था, इतनी प्रसिद्धि उसे प्राप्त नहीं हुई थी। इसका कारण ये था कि वह लड़कपन में था, मतलब बचपन में था, और बचपन में लोग उसे ज़्यादा जानते पहचानते नहीं थे। जब उसका निर्माण हुआ, इत्यादि नया नया जब शब्द समाज में आया, तब लोग इतना उसे पहचानते नहीं थे, इसीलिए उसका उपयोग भी कम होता था। और दूसरी बात यह है कि उस समय के जो विद्वान हुआ करते थे, बुद्धिमान हुआ करते थे, उनके बुद्धि में शब्दों का भंडार भरा था। शब्दों की दरिद्रता, गरीबी उनकी बुद्धि में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे शब्द की गरीबी बढ़ती गई, लोग शब्दों को कम जानने लगे, वैसे वैसे उसका सम्मान बढ़ता गया। और अगर आज की बात की जाए तो आजकल हर जगह इत्यादि ही दिखेगा, क्योंकि उसके समान सम्मान वाला कदाचित ही, मतलब शायद ही, कोई बिरला मतलब बहुत ही कम मिलने वाला कोई होगा। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो शायद ही इत्यादि के समान सम्मान वाले मिले। अब आदर की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन साथ में उसके नामों की संख्या भी बढ़ गई है। आजकल इत्यादि के बहुत सारे नाम हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों के समाज में उसके नाम भी अलग अलग है। मतलब हिंदी में अगर उसे इत्यादि कहा जाता है तो मराठी में आदि कहा जाता है, इंग्लिश में एक्सेट्रा कहा जाता है, और अन्य भाषाओं में इसे अन्य नाम भी दिए गए हैं। उसका पहनावा बदल गया है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार वह अपना भेष बदलकर सभी तरफ विचरण करता है, घूमता है, क्योंकि उसका कारण वह बताता है। सर्वेश्वर मतलब सभी स्थानों पर रहने वाला ईश्वर। उन्होंने शब्दों को यह वरदान दिया है कि वह एक ही समय बहुत सारी जगहों पर रह सकते हैं, सर्वव्यापक हो सकते हैं। इसीलिए एक समय पर वह अनेक ठौर मतलब ठिकाना, स्थान, अनेक स्थानों पर काम कर सकता है। इस घड़ी मतलब इस समय वह भारत की पंडितों की मंडली में बैठा है। विराजमान होना मतलब बैठना, और जहाँ देखो वहाँ इत्यादि तुम्हें उसके बाद भी नजर आ सकता है परोपकार करते हुए।